नमस्कार, मैं मनोज साहू कंपटीशन विंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो क्लास होने वाला है वो होने वाला है छत्तीसगढ़ की आर्थिक सर्वेक्षण पर। आर्थिक सर्वेक्षण हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि इस वर्ष जो है सरकार बदली है, तो यह संभावना है कि ज़्यादातर जो प्रश्न है वो आर्थिक सर्वेक्षण या फिर जो नई सरकार बनने वाली है उनकी नवीन जो घोषणा पत्र है उससे आधारित हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं हम लोग। आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड हम लोग 100 प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, एसआरएस 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृत्व मृत्यु दर कितनी है। देखिए, एसआरएस रिपोर्ट और एनएफएचएस रिपोर्ट, दो प्रकार की रिपोर्ट आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलेगी। तो एसआरएस रिपोर्ट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। ठीक है, और ये जो आया था लेटेस्ट 2019 में आया था। तो इसके आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों को, मातृत्व मृत्यु दर कितनी है। तो आपके पास विकल्प है 379, 137, 157 या 168। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 137। ठीक है, इसका सही आंसर है क्या है, 137। देखिए, आपको दो चीजें याद रखनी है। एक याद रखनी है मातृत्व मृत्यु दर जो कितनी है 137, और एक याद रखनी है शिशु मृत्यु दर, वो कितनी है एसआरएस रिपोर्ट के हिसाब से, वो है 38। ठीक है, कितना है, एक 137 है तो एक क्या है 38 है। शिशु मृत्यु दर 38 है, वो कम है। ठीक है, तो इतना इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां से। एनएफएचएस 2019 से 21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल प्रजनन क्षमता दर कितनी है। ये प्रश्न हाल ही में आया भी था एक एग्जाम में। एनएफएचएस क्या होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसके अनुसार पूछा जा रहा है टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, कुल प्रजनन क्षमता दर कितनी है छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन है आपके पास 2.2, 2.0, 1.8 या 1.6। तो इसका सही उत्तर है 1.8। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट छत्तीसगढ़ में कितना है, तो 1.8। अगर भारत की बात की जाए, भारत में कितनी है टोटल फर्टिलिटी रेट, तो वो है 2% दो जो है भारत की टीएफआर है। टीएफआर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट है, और छत्तीसगढ़ की इतनी है 1.8 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनएफएचएस 2019-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में संस्थागत प्रसव कितना दर्ज किया गया है। विकल्प है आपके पास 80%, 85.7%, 88% या 92%। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 85.7% जो है वर्तमान में एनएफएचएस 2019-21 के आंकड़ों के हिसाब से संस्थागत प्रसव कितना है, 85.7। ठीक है, संस्थागत प्रसव अर्थात प्रसव जो किसी संस्था में हो, वो संस्था गवर्नमेंट की भी हो सकती है और निजी संस्था भी हो सकती है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई थी। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात की जा रही है, जीएसडीपी की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास विकल्प है 2015-16, 16-17, 17-18 या फिर 18-19। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा 2016-17। इसका सबसे बड़ा रीजन यह भी है, 2016-17 की अगर बात करें हम लोग, तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। 20% से ज्यादा कृषि क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है वो देखने को मिली थी जीएसडीपी में। तो उसका फर्क क्या पड़ा, हमारा जो ओवरऑल जीडीपी था उसमें भी सर्वाधिक जो ग्रोथ रेट है वो देखने को मिला था 2016-17 में। ठीक है, ये इसका प्रमुख कारण है, तो याद रख सकते हो 16-17 को कृषि के लिए भी। और दूसरा, छत्तीसगढ़ की जो जीएसडीपी थी सर्वाधिक किस वर्ष रही थी, तो 16-17 में रही थी। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि दर कितना दर्ज किया गया है? 2022-23 की बात की जा रही है, ध्यान में रखना। ठीक है, अभी जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, जो लेटेस्ट वाला इकोनॉमिक सर्वे, वो कब का है? 2022-23 का है। उसमें पूछा जा रहा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? 7.2%, 7.5%, 8% या 8.2%? इसका सही आंसर है 8%। ठीक है, 2022-23 में 8% हमारी क्या रही है? वृद्धि दर रही है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की औसत जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? देखिए, वो तो 2022-23 की थी, लेकिन उसके पहले जो वर्ष रहे 2011-12, 12-13 और अभी वर्तमान में 2022-23 तक, इनके बीच में जो ओवरऑल ग्रोथ रेट रही है, वो एवरेज ग्रोथ रेट कितनी देखने को मिली है? तो आपके पास विकल्प है 5.73, 5.83, 5.93, 6.03। ऑप्शन भी इसी प्रकार रखा, इसको इस प्रकार इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में इसी प्रकार से विकल्प दिए जाएंगे, बहुत आसपास विकल्प रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें सीजीपीएससी प्रीलिम्स की, तो उसमें 0.02 का डिफरेंस दिया गया था। 0.02 मतलब यहाँ पे 5.73 दिया गया था, तो दूसरे ऑप्शन में 5.75 दिया गया था। तो आप लोगों को एग्जैक्ट डेटा याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने 5% याद कर लिया तो हो गया। ठीक है, तो औसत जीएसडीपी कितनी रही है? ये रहा है 5.73%। ठीक है, कितना रहा है? 5.73% ये औसत जीएसडीपी रहा है। और 2022-23 की अगर बात करेगा तो कितना रहा है? 8% रहा है। ठीक है, सतयुग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, सही जोड़ी इसमें से चुनना है। तो आपके पास दिया गया है कृषि में 16.91%, ये एक्चुअल में भागीदारी है। ठीक है, किस क्षेत्र में कितनी भागीदारी जीएसडीपी में देखने को मिली थी? तो कृषि क्षेत्र में 16.91 की भागीदारी बताई जा रही है, उद्योग क्षेत्र में 33.21% की, सेवा क्षेत्र में 49.88% की भागीदारी। विकल्प है आपके पास केवल एक युग्म सुमेलित है, अर्थात इनमें से तीनों में से कोई एक युग्म सुमेलित है, या फिर 2 युग्म सुमेलित है, या फिर 3 युग्म सुमेलित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ध्यान से देखोगे, कृषि, उद्योग और सेवा, इसको हमेशा याद रखना। कृषि क्षेत्र का जो भागीदारी रहा है 16.91% रहा है। उद्योग क्षेत्र की भागीदारी रही है 49.88%। ठीक है, और सेवा क्षेत्र की जो भागीदारी रही है 33.21%। इसको भूलना नहीं है, आप लोगों को हमेशा याद रखना है, जब तक एग्जाम अभी नहीं हो जाता तब तक, और जब तक हमारा नया इकोनॉमिक सर्वे नहीं आ जाता तब तक। तो कृषि क्षेत्र का कितना है? 16.91%। ये तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में देखोगे तो इंटरचेंज कर दिया है यहाँ पे ऑप्शन में। उद्योग क्षेत्र में क्या कर दिया है? 33.21, जो कि सेवा क्षेत्र का भागीदारी है जीएसडीपी में, और सेवा क्षेत्र में लिखा है 49.88, जो कि उद्योग क्षेत्र का भागीदारी है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इंटरचेंज करके भी दे सकता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने ये तीनों आंकड़े पढ़े हैं तो तीनों आंकड़े याद है इसलिए मैं उसको लगा के आ जाऊंगा। ध्यान से देखना है कि ये तीनों आंकड़े सही जगह पे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, और तीसरा सेवा क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में 16.91, उद्योग क्षेत्र की अगर बात करेगा तो सबसे ज्यादा जीएसडीपी में भागीदारी किसकी है? उद्योग क्षेत्र की है 49.88%, और सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? 33.21%। और यही अगर भारत में बात की जाए कृषि, उद्योग और सेवा में, तो सेवा क्षेत्र की भागीदारी भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसका पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है हमारे जीएसडीपी में। तो ये यहाँ से याद रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक युग्म सुमेलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक भागीदारी किस वर्ष दर्ज की गई थी? कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक भागीदारी किस वर्ष दर्ज की गई थी? आपके पास विकल्प है 16-17, 17-18, 19-20 या फिर 20-21। तो इसको मैंने पहले भी बताया है, 2016-17 में कृषि क्षेत्र की भागीदारी सबसे ज्यादा देखने को मिली थी, लगभग 20% के आसपास देखने को मिली थी इस समय, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका भागीदारी जीएसडीपी में। तो याद रखना। और यहीं पे एक चीज और याद रख लेना, न्यूनतम किस वर्ष थी? ये तो हो गई सर्वाधिक
कृषि क्षेत्र की सर्वाधिक भागीदारी किस वर्ष थी। अब न्यूनतम की बात करेंगे तो -10%, ये निम्नतम था 17-18 में। उसके जस्ट बाद 16-17 में जो कृषि क्षेत्र था, जो फसल का उत्पादन था, बहुत अच्छा हुआ था, इसलिए यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन 17-18 में अकाल की स्थिति बनी हुई थी, बहुत सारे जो तहसील है हमारे वो सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए थे, और इस समय जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर था सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, नेगेटिव में चला गया था इसका ग्रोथ रेट। तो न्यूनतम कब था 17-18 में, और अधिकतम कब था 16-17 में, तो इसको ध्यान में रखना आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि क्षेत्र में जीएसडीपी में ऋणात्मक वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई थी, किस वर्ष दर्ज की गई थी। माफ करना है, किस वर्ष पूछा जा रहा है यहाँ पे, किस वर्ष दर्ज की गई थी ऋणात्मक वृद्धि दर। तो 16-17 में दर्ज की गई थी -10.71%। ठीक है, कितना दर्ज किया गया था, -10.71%। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, 17-18 में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी कृषि क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खरीफ वर्ष 2023-24 हेतु धान के समर्थन मूल्य में कितने की वृद्धि की गई थी, कितने की वृद्धि की गई है। देखिए, खरीफ वर्ष 2023-24 की बात हो रही है। जो हमारा एमएसपी डिसाइड होता है वो खरीफ वर्ष अगले साल के लिए डिसाइड हो जाता है। ठीक है, आपको इकोनॉमिक सर्वे में पुराना जो एमएसपी है वो दिया गया है, उसको नहीं पढ़ना है। कभी भी एग्जाम हॉल में एग्जाम में पुराना एमएसपी से क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा नया एमएसपी से क्वेश्चन आता है। तो जो लेटेस्ट वाला एमएसपी है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें धान का पूछा जा रहा है, उसमें कितने की वृद्धि की गई थी। ठीक है, 100 रुपए की, 120 रुपए की, 143 रुपए की, या फिर 150 रुपए की। तो इसमें ध्यान दोगे आप लोग। पिछले वर्ष 2022-23 खरीफ वर्ष में देखेंगे हम लोग तो कितना था, 2040 रुपए था सामान्य धान की एमएसपी। और 2023-24 में उसको कितना कर दिया गया, 2183। तो अंतर देखने को मिलेगा आप लोगों को 143 रुपए का। ठीक है, 143 रुपए की वृद्धि की गई थी। 2022-23 में कितनी है, कितनी थी, 2040 थी, और 2023-24 में इसको 2183 रुपए कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक चीज और याद रखना, राज्य सरकार ने कितने में धान खरीदी की घोषणा की है अपने घोषणा पत्र में, तो 3100 रुपए में, 3100 रुपए में, 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी की घोषणा की गई है। और कितने क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है, तो ये भी याद रख लेना, 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की गई है। तो सभी पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या जाएगा इसका सही आंसर, 143 रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2022 की स्थिति में सृजित कुल सिंचाई क्षमता कितनी है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ही पूछा जा रहा है यहाँ पे। मार्च 2022 की स्थिति में जो आंकड़े हमें इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं, 20 लाख हेक्टेयर, 41.47 लाख हेक्टेयर, 22 लाख हेक्टेयर, या फिर 22.37 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21.47 लाख हेक्टेयर सृजित कुल सिंचाई क्षमता है। इसमें यहाँ पे दो प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों को। एक तो राज्य गठन के समय पूछा जाता है, राज्य गठन के समय सिंचाई क्षमता कितनी थी छत्तीसगढ़ की, सिंचाई क्षमता कितनी थी, तो 13.20 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 13.20 लाख हेक्टेयर थी। और इसमें 21.47 लाख हेक्टेयर वर्तमान में है। वर्तमान में कितना है, 21.47 लाख हेक्टेयर। माफ करना है, 13.80 है ना, 13.80। ठीक है, तो दोनों चीजें आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान में कितना है, 21.47 लाख हेक्टेयर, और पहले कितना था राज्य गठन के समय, 13.80 लाख हेक्टेयर ये सिंचाई क्षमता था। खनिज उत्पादन को मार्च 2022 में की स्थिति में खनिज उत्पादन को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को इसको अरेंज करना है।
चूना पत्थर, लोहा, कोयला और बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है, तो ध्यान से बनाना है इस क्वेश्चन को। देखिए इसका सही आंसर मैं बता देता हूं। सबसे ज्यादा जो उत्पादन हुआ है वो कोयले का उत्पादन हुआ है 2022 की स्थिति में ना। दूसरे नंबर पर याद रखना चूना पत्थर का उत्पादन हुआ है। तीसरे नंबर पर याद रखना लोहा, और चौथे नंबर पर बॉक्साइट को। इसी क्रम में आप लोगों को याद रखना है। सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ है? कोयले का हुआ है। फिर दूसरे नंबर पर चूना पत्थर, तीसरे नंबर पर लोहा, चौथे नंबर पर बॉक्साइट। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? इसको कम से ज्यादा में अरेंज करें तो बॉक्साइट पहले आ जाएगा 4, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? लोहा, फिर चूना पत्थर और कोयला। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? प्रतिशत के अनुसार बताना है। देखिए इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में नए आंकड़े दिए गए हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले, लिंगानुपात को लेकर। ठीक है, तो उसको भी पढ़ने हैं और आप लोगों को जो पुराने आंकड़े 27 जिलों के अनुसार उसको भी पढ़ने हैं, क्योंकि दोनों प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेटेस्ट अगर बात की जाए, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से भी पूछ सकता है, या फिर वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है प्रतिशत के अनुसार, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे। खैरागढ़, सारंगढ़, मुंगेली, बिलासपुर। ठीक है, ये दिया हुआ है ऑप्शन में, इसका सही आंसर हो जाएगा सारंगढ़। प्रतिशत के हिसाब से बता रहा हूं, प्रतिशत के अनुसार एससी पॉपुलेशन की बात हो रही ना यहाँ पे। ठीक है, सर्वाधिक अगर पूछेगा तो कहां याद रखना है? सारंगढ़ में, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो हाल ही में बना है। और न्यूनतम अगर पूछेगा तो न्यूनतम में क्या याद रखना है? सुकमा याद रखना है। ठीक है, न्यूनतम में क्या याद रखना है? सुकमा। और इसी को अगर पूछ देता है जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार मतलब टोटल पॉपुलेशन एससी की कहां पे है सर्वाधिक। ठीक है, तो सर्वाधिक अगर पूछा जाएगा तो सर्वाधिक में ध्यान रखना रायपुर आता है, रायपुर जिले में सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन है। और न्यूनतम अगर पूछेगा तो न्यूनतम में भी सुकमा ही है दोनों जगह पे। ठीक है, न्यूनतम में क्या है? सुकमा है। ये हो गया लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार। और अगर आप लोगों को 27 जिलों के अनुसार पूछता है, 27 जिलों के अनुसार, तो यहाँ पे क्या याद रखना? सर्वाधिक में प्रतिशत में ज्यादा मुंगेली में है एससी पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से ना। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछ रहा है, जनसंख्या के हिसाब से, तो मैक्सिमम आ जाएगा जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा में, और मिनिमम आ जाएगा सुकमा में 27 जिलों के अनुसार से। ठीक है, तो दोनों आंकड़े आप लोगों को याद रखने हैं, सरल है, इसको याद किया जा सकता है। ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ परसेंटेज के हिसाब से याद रख लेना, नए में सबसे ज्यादा है। और मिनिमम तो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुकमा को आप लोग, सुकमा में एससी पॉपुलेशन चाहे वो परसेंटेज हो चाहे पॉपुलेशन हो, दोनों में कम है। तो मैक्सिमम अगर पूछता है वर्तमान में तो सारंगढ़ बिलाईगढ़, और जनसंख्या के हिसाब से पूछता है तो रायपुर। और इधर अगर परसेंटेज में पूछता है 27 जिलों के हिसाब अनुसार तो मुंगेली सबसे ज्यादा है, और जनसंख्या में जांजगीर चांपा सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल अभी इसका क्या जाएगा आंसर? सारंगढ़ बिलाईगढ़। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कौन से जिले में है प्रतिशत के अनुसार, यहाँ पे पूछना जा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा एससी के हिसाब से, अब हम लोग देखते हैं एसटी की पॉपुलेशन। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कौन से जिले में है वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज्यादा है बस्तर में,
वर्ष 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? यह भी हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात हम लोग अभी तक किसका पढ़ते थे? केरल स्टेट का पढ़ते थे, ठीक है, केरल राज्य का पढ़ते थे। लेकिन वर्तमान में अभी इकोनॉमिक सर्वे में किसका बताया गया है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात छत्तीसगढ़ का बताया गया है 955 और केरल का बताया गया है 954। और इसी को अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा जाएगा तो 991 ये छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 2011 के अनुसार। लेकिन 2021 के नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से पूछा जाए तो 955 छत्तीसगढ़ का है और केरल का कितना है? 954। दूसरे नंबर पे केरल है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ पे है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, असत्य युग्म की पहचान करना है। एक तरफ दिया गया है उद्योग समूह, दूसरी तरफ दिया गया है वृद्धि दर। तो कृषि क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पे दिया गया है 5.93, उद्योग क्षेत्र में दिया गया है 7.83 वृद्धि दर, सेवा क्षेत्र में 9.21, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 7.95। तो इसमें से आप लोग बना सकते हो, जो हमने पहले क्वेश्चन किया है उसका जो है यहाँ पे आंसर है। देखिए हमने सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ग्रोथ रेट देख चुका है, तो उसको बना सकते हो आप लोग। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ग्रोथ रेट जो था 8% था, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। इसके हिसाब से असत्य युग्म में क्या जाएगा? सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो 7.95 दिया गया है उसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? 8% होना चाहिए था। 7.95 जो दिया गया है वो GVA है, स्टेट का GVA। छत्तीसगढ़ राज्य का GVA कितना है पूछेगा तो 7.95% है। इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 में GSDP में सर्वाधिक वृद्धि दर किस क्षेत्र की है? ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर किस क्षेत्र की है, ये प्रश्न बनता है हमेशा। सर्वाधिक वृद्धि दर ओवरऑल पूछा जा रहा है, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? सर्विस सेक्टर भी आ जाएगा। तो उसमें पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक वृद्धि दर किस क्षेत्र की है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर हमेशा याद रखेंगे। इस वर्ष अगर लेटेस्ट अगर इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पूछा जाएगा तो वहां पे क्या जाएगा? इसका आंसर है व्यापार, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि दर व्यापार की है। और मिनिमम पूछता है, मिनिमम ग्रोथ रेट किस क्षेत्र में देखी गई? तो स्थावर एवं संपदा में, यहाँ पे 1.64% ग्रोथ रेट देखी गई और व्यापार क्षेत्र में 16% ग्रोथ रेट देखने को मिली 2022-23 की इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2022-23 में छत्तीसगढ़ में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही है? देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। दूसरी तरह से पूछा जाएगा कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो इसको ध्यान से बनाना है आप लोगों को। देखिए इसको ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में आप लोगों को अलग अलग तरीके से उलझाने की कोशिश कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। आप लोगों को ज्यादा आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूं उतना ही याद करके जाइएगा। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो हम सभी जो है क्या पढ़े रहते हैं? सबसे पहले कृषि, उद्योग और सेवा को पढ़े रहते हैं। तो इसमें भागीदारी की बात कर रहे हैं तो भागीदारी कितनी रही है? 16.91%। उद्योग क्षेत्र की भागीदारी रही है 49.88% और सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही है? 33.21%। ये हम लोगों को याद रहता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में ध्यान रखना, खनन एवं उत्खनन क्षेत्र को अगर कृषि क्षेत्र के साथ मिला दें तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में फिलहाल इसमें क्या क्या है? फसल है, मत्स्य उत्पादन है, ठीक है, फसल वनोत्पाद है, ये सब चीजें किसमें है? कृषि क्षेत्र में। लेकिन इसी में अगर हम लोग खनन उत्खनन को भी ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र का भागीदारी निकल जाएगा। तो खनन उत्खनन क्षेत्र की जो भागीदारी रही है इस वर्ष, ये डेटा आप लोगों को याद रखना ही है। खनन एवं उत्खनन क्षेत्र ये कितना रहा है? 10.75% रहा है
जो जीएसडीपी में भागीदारी है वो। अगर इसको हम लोग ये इसमें जोड़ देंगे कृषि क्षेत्र में, तो लगभग कितना निकल जाएगा, 27.66 के आसपास निकल जाएगा ग्रोथ रेट। और यही क्या है, हमारा प्राथमिक क्षेत्र में भागीदारी है। इसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्र की अगर बात करें, तो जितना उद्योग क्षेत्र में है उसमें से हम लोग खनन उत्खनन को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, द्वितीय क्षेत्र निकल जाएगा। और तृतीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों सेम रहेंगे 33.21। तो आपको पता चल गया क्या आंकड़े याद रखने, आप लोगों को 3 आंकड़े ही याद रखने हैं यहाँ पे, कृषि, उद्योग, सेवा और खनन उत्खनन। फिर आप लोगों का प्राथमिक क्षेत्र भी निकल जाएगा और द्वितीय क्षेत्र भी निकल जाएगा, तृतीय क्षेत्र भी निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही है, तो विकल्प के अनुसार क्या जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 27.65 या 27.66% के आसपास रही है जीएसडीपी में भागीदारी, अगर हम लोग प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। आपके पास विकल्प है निर्माण, विनिर्माण, खनन तथा उत्खनन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या जाएगा इसका सही उत्तर, खनन एवं उत्खनन आ जाएगा, क्योंकि ये किस में आता है, ये आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र में। बाकी निर्माण और विनिर्माण ये दोनों किस में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी आप लोगों को पेपर में पूछे जा सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रति व्यक्ति आय कितना है। आपके पास विकल्प है 96,242, 1,52,348 या 1,33,898 रुपए, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या जाएगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर है 1,33,898। ठीक है, 1,33,898 रुपए इसका सही उत्तर है। अगर पूछता है निवल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रचलित मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई कितना है, तो क्या है ये 1,33,898। और इसको अगर जीएसडीपी के हिसाब से पूछता है, जीएसडीपी के हिसाब से पूछता है, ठीक है, तो जीएसडीपी के हिसाब से 2 तरीके से पूछेगा, एक पूछेगा स्थिर मूल्य पर और दूसरा पूछेगा प्रचलित मूल्य पर। तो स्थिर मूल्य पर हमेशा जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम रहता है। क्यों कम रहता है, क्योंकि इसकी गणना 2011-12 के अकॉर्डिंग की जाती है, और प्रचलित मूल्य पर इसकी गणना लेटेस्ट ईयर के हिसाब से की जाती है। जैसे अभी 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे है, तो उसकी तुलना 21-22 के जो प्रति व्यक्ति आय है वहां से करके इसकी गणना की जाती है। प्रचलित आय पर इसकी गणना की जाती है, प्रचलित मूल्य पर। तो इसमें याद रखना जो 96,242 लिखा हुआ है ये जीएसडीपी में स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है, और जो 1,52,348 जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी में प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, तो समझ में आ गया। निवल राज्य घरेलू उत्पाद में पूछता है तो 1,33,898, अगर जीएसडीपी में पूछता है स्थिर भाव पर तो 96,242, और 1,52,348 ये किस पे है, ये है आपका प्रचलित मूल्य जीएसडीपी के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नागरिक आपूर्ति निगम के कितने प्रदाय केंद्र है। ठीक है, 132, 135, 138 या 140 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए कुछ पीडीएस प्रदाय केंद्र बनाए गए हैं। उसमें से नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा कितने पीडीएस प्रदाय केंद्र बनाए गए हैं, तो ध्यान में रखना 138। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 138 पीडीएस प्रदाय केंद्र बनाए गए हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए। ठीक है, खरीफ वर्ष 2023-24 में धान खरीदी का लक्ष्य कितना रखा गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि जब पिछली गवर्नमेंट थी तो उन्होंने लक्ष्य रखा था 125 क्विंटल का, लेकिन जो वर्तमान जो सरकार है उन्होंने क्या करा, क्या घोषणा की है अपने घोषणा पत्र में, 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है। तो वहाँ पे जो धान का लक्ष्य है वो भी बढ़ाया गया है। वो कितना रखा गया है, 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। तो ये ध्यान में रखना, अगर पूछा जाता है आप लोगों को तो वर्तमान में कितना है, 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अंत्योदय श्रेणी के सर्वाधिक राशन कार्ड किस जिले में है।
विकल्प है बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और नारायणपुर। देखिए, तो इसमें क्या याद रखना है, सर्वाधिक राशन कार्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अलग अलग राशन कार्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें से एक श्रेणी है अंत्योदय की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बिलासपुर। बिलासपुर में याद रखना अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्ड सबसे ज्यादा है। इसके अलावा प्राथमिकता परिवार के भी राशन कार्ड सबसे ज्यादा है। और तीसरा अंत्योदय, प्राथमिकता परिवार और एकल निराश्रित, ये तीनों की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक राशन कार्ड किस जिले में है, बिलासपुर जिले में। और दुर्ग जिले की अगर बात की जाए तो सामान्य वर्ग का राशन कार्ड सबसे ज्यादा है यहाँ पे दुर्ग जिले में। इसके अलावा दिव्यांगजन के लिए जो राशन कार्ड बनाया गया है उसमें सबसे ज्यादा किस जिले में देखने को मिलता है, तो किस जिले में, दुर्ग जिले में, ठीक है। रायपुर की अगर बात करें तो कुल राशन कार्ड अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किस जिले में है, सबसे ज्यादा जो राशन कार्ड है, सभी राशन कार्ड की बात हो रही है यहाँ पे, अंत्योदय, प्राथमिकता परिवार, एकल निराश्रित, सामान्य और दिव्यांगजन। तो सब कुल राशन कार्ड की अगर बात करेंगे तो रायपुर में है, ठीक है। ये तीन चीजें आप लोगों को याद रखना है बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में। बिलासपुर में याद रखना अंत्योदय श्रेणी, प्राथमिकता परिवार और एकल निराश्रित। दुर्ग की बात करेंगे सामान्य वर्ग और दिव्यांगजन की राशन कार्ड सबसे ज्यादा है वहां पे। रायपुर जिले की अगर बात करेंगे तो रायपुर जिले में सर्वाधिक राशन कार्ड छत्तीसगढ़ के देखने को मिलता है, ठीक है। असत्य युग्म की पहचान करना है। यहाँ पे एक तरफ दिया गया है फसल, दूसरी तरफ दिया गया है समर्थन मूल्य। ये समर्थन मूल्य ध्यान में रखना 2023-24 खरीफ वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने जो निर्धारित की थी उसके आधार पर है, और यही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा अभी 2023-24 के आंकड़ों के हिसाब से। तो एक तरफ दिया गया है बाजरा, उधर दिया गया है समर्थन मूल्य 2500, रागी का दिया गया है 3846, अरहर का दिया गया है 7000 और उड़द का दिया गया है 6377। तो यहाँ पे बाजरा का समर्थन मूल्य बिल्कुल सही है, 2500 रुपए है। रागी का समर्थन मूल्य 3846 रुपए है, ये भी सही है। अरहर का 7000 है और उड़द का मुझे याद नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये जो दिया गया है इसको याद रख लेना, ये मूंगफली का है, ठीक है। उड़द का मैं बता दूंगा आप लोगों को। मूंगफली का राशन कार्ड कितना, समर्थन मूल्य कितना है, 6377 रुपए है वर्तमान में, अगर देखें हम लोग खरीफ वर्ष 2023-24 के हिसाब से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़द। ये गलत युग्म है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पीडीएस की ऑनलाइन व्यवस्था किस वर्ष से लागू की गई है। तो छत्तीसगढ़ में पीडीएस की ऑनलाइन व्यवस्था किस वर्ष से लागू की गई है। दो चीजें हमेशा याद रखना, 7 और 8 ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 7 में पीडीएस को ऑनलाइन किया गया था, और दूसरा धान खरीदी है उसको कंप्यूटरीकृत किया गया था 2007 की अगर बात करें तो, कंप्यूटरीकृत। ये दोनों काम कब हुए हैं, 2007 में हुए हैं। 2008 की अगर बात करेगा तो 2008 में चावल उत्सव शुरू हुआ और कॉल सेंटर, ठीक है। ये दोनों चीज आप लोगों को याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान कितना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे प्रश्न जो बनाया गया है, कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान। हम सभी को पता है जो राजस्व प्राप्ति है वो दो तरीके से होती है, एक तो कर राजस्व से और दूसरे गैर कर राजस्व से, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कुल राजस्व प्राप्ति में, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, सुधार लेना इसको। कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान कितना है। विकल्प है 63.79, 62.42, 65.17 या फिर 51.04। तो इसका सही आंसर है 63.79। इसमें क्या क्या डेटा आप लोगों को याद रखना है जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता देता हूं। देखिए, राजस्व प्राप्ति की अगर बात करेंगे तो दो तरह से होती है। एक होती है कर राजस्व
और दूसरा क्या है, गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व। ठीक है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। कर राजस्व की अगर बात करेंगे तो ये कितना है, 63.79 जो आप लोगों को पूछा जा रहा है पेपर में, ये यही। अगर इसमें से 100 में से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, गैर कर राजस्व निकल जाएगा लगभग 36% के आसपास। ठीक है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब यहाँ से दो चीजें और याद रखनी है, राज्य का स्वयं का कर राजस्व, राज्य का स्वयं का कर राजस्व ये कितना है, तो ये है 51.04%। ठीक है, 51.04%। और दूसरा राज्य का स्वयं का कर राजस्व हो गया, और दूसरा केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वो कितना है, तो वो आप 100 से माइनस करोगे तो यहाँ पे केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा निकल जाएगा। कर जो टोटल कर राजस्व है उसमें से राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना है, 51.04%। अब बाकी जो बचा वो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा हो जाएगा, मतलब लगभग 49% के आसपास ये केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा हमें कर राजस्व के रूप में मिला है। उसी प्रकार अगर गैर कर राजस्व की बात करें तो ओवरऑल 36% के आसपास गैर कर राजस्व मिला। याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्यों, क्योंकि कर राजस्व याद रखना है, कर राजस्व में से 100 माइनस करोगे तो गैर कर राजस्व निकल जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, एक तो केंद्रीय सहायता अनुदान जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों को। सहायता अनुदान ये कितना है, तो ये है 51.94%, 51.94% ये याद रखना है। इधर 51.04% और इधर 51.94%। अब इसमें से 100 में से माइनस कर दोगे 51.94 को तो क्या निकल जाएगा, केंद्रीय सहायता अनुदान हो गया गैर कर राजस्व में, और इसको छोड़ के जो और गैर कर राजस्व मिल रहा है वो किस में आ जाएगा आपका, ये 100 में से माइनस करोगे तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। फिलहाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय सहायता अनुदान गैर कर राजस्व में। ठीक है, और इधर क्या याद रखना है, राज्य का स्वयं का कर राजस्व वो कितना है, 51.04%। और अगर पूछेगा कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि देखने को मिली है, तो ये देखने को मिली है 7.55%, और इसमें देखने को मिला है 3.53%। गैर कर राजस्व में वृद्धि अगर बोलेगा पिछले वर्ष की तुलना में कितना देखने को मिला है, तो 3.53%, और कर राजस्व में वृद्धि कितना देखने को मिला है, 7.55%। तो ये इतनी चीजें यहाँ पे याद रखनी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको। सबसे पहले कर राजस्व याद रख लेना 63.73, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अंतर्गत याद रख लेना राज्य का स्वयं का कर राजस्व 51.04%, और इधर गैर कर राजस्व में याद रख लेना केंद्रीय सहायता अनुदान को जो 51.94% है। वृद्धि दर को भी याद रख लेना, कर राजस्व में 7.55% की वृद्धि हुई है, और गैर कर राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है, 3.53% की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 63.73। अगला प्रश्न देखते हैं, गत वर्ष की तुलना में कर राजस्व में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया। तो आप लोग आसानी से बना सकते हो अब इसको, 7%, 7.55%, 3.53% या 6.9%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.55% की वृद्धि हुई कर राजस्व में, और जो 3.53 दिया गया है वो किसमें हुई है, गैर कर राजस्व में वृद्धि है ये। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, बजट घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो घाटा है, सर्वाधिक घाटा, वो किसका होता है, राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, वो इस वर्ष कितना रहा है, -14,599 करोड़ रुपए। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए। और जो प्राथमिक घाटा है वो कितना रहा है इस बार, 7,377 करोड़ रुपए। राजस्व घाटा की अगर बात करेंगे तो 701 ये पॉजिटिव रहा है, 1000 करोड़ रुपए। और बजट घाटा जो रहा है वो शून्य रहा है। शून्य क्यों, क्योंकि बजट घाटा को हमेशा शून्य रखा जाता है बजट में। तो सबसे ज्यादा घाटा किसका देखने को मिला है, राजकोषीय घाटा, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। फिर क्या है, प्राथमिक घाटा,
उसके बाद बजट घाटा और सबसे कम राजस्व घाटा। राजस्व घाटा नहीं हुआ है, राजस्व अधिक क्या हुआ है, 701,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो इसको याद रख लेना आप लोग, ये पूछा जा सकता है पेपर में। फिर कुल राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान का प्रतिशत कितना रहा, ये फॉरेस्ट में पूछा गया है, जो एग्जाम हुआ था फॉरेस्ट रेंजर का। ठीक है, वहां पे पूछा गया है क्वेश्चन। 8%, 8.11%, 8.59% या 8.98%। तो अभी हाल ही में कितना ब्याज भुगतान हुआ है कुल राजस्व प्राप्ति में, तो ये हुआ है 8.11%। इसको याद रखना है आप लोगों को, 8.11% ब्याज भुगतान। कुल राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान में कितना गया है, तो 8.11%। ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राजस्व व्यय किससे होता है, वेतन भत्ते से, पेंशन से, ब्याज से या मजदूरी से। तो सर्वाधिक जो राजस्व व्यय है वो किस में होता है, वो अगर चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो वेतन एवं भत्ते में सबसे ज्यादा व्यय होता है राजस्व का। ठीक है, उसके बाद है दूसरे क्रम पे पेंशन, तीसरे क्रम पे ब्याज और चौथे क्रम पे मजदूरी। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में अग्रिम कितना प्रतिशत दर्ज किया गया है। अग्रिम का मतलब होता है इंग्लिश में एडवांस। जो बैंक रहते हैं, बैंक से एडवांस लिया जाता है, तो अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग अग्रिम लिए जाते हैं हर वर्ष। तो उसमें किस क्षेत्र में कितना कितना अग्रिम लिया गया है, तो उसको पूछा जा रहा है यहाँ पे वर्तमान में। कृषि क्षेत्र में कितना अग्रिम लिया गया है बैंक से, 23.81, 20% या 30.39% या 11.84%। तो ध्यान देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा 20%। कृषि क्षेत्र में इस वर्ष कितना अग्रिम लिया गया है बैंक से पूछेगा तो 20%। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करेगा तो 23.81%, और अगर पूछेगा लघु उद्योग में कितना अग्रिम लिया गया है तो ये 30.9% और 39%। ये प्राथमिक क्षेत्र के लिए है अग्रिम 23.81, ये है कृषि क्षेत्र के लिए अग्रिम, और 30.39 है ये लघु उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए अग्रिम है। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। योजना दी गई है और दूसरा दिया गया है उसका स्टार्टिंग ईयर। ठीक है, कब वो स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना, रुपे कार्ड, जीवन ज्योति, सुकन्या समृद्धि योजना। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना बिल्कुल सही है, ये 28 अगस्त 2014 को हुआ था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रुपे कार्ड 8 मई 2014, ये भी बिल्कुल सही है। जीवन ज्योति योजना ये हुआ है मई 2015 में। ठीक है, और सुकन्या समृद्धि हुआ है 22 जनवरी 2015 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2 हो जाएगा, और सी का आपका जाएगा 4 और डी का आ जाएगा आपका 3। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुआ, 28 अगस्त 2014 को। रुपे कार्ड 8 मई 2014 को। और अगर बात करें जीवन ज्योति योजना को, जीवन ज्योति योजना कब शुरू हुई है तो 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि जीवन ज्योति योजना मई 2015 को हुई है, सुकन्या समृद्धि 22 जनवरी 2015 को हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल नहीं है। ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला था एक बार 2000, अगर हम लोग 17 के प्रीलिम्स की बात करें तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो सामाजिक सुरक्षा योजना में कौन सा शामिल नहीं है, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना या ई शक्ति कार्यक्रम। तो इसमें 3 योजना जो है सामाजिक सुरक्षा योजना संबंधित है। ठीक है, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये तीनों जो योजना है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। अर्थात इसमें अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें जो है उसका एक्सीडेंटल कवर मिलता है या फिर पेंशन के रूप में कुछ पैसे मिलते हैं। लेकिन ई शक्ति जो कार्यक्रम है ये स्वयं सहायता समूह के डिजिटाइजेशन से संबंधित है। किससे, स्वयं सहायता समूह के डिजिटाइजेशन से संबंधित है। तो ये ई शक्ति कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर डेट्स की बात करें तो जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये तीनों जो है मई 2015 में स्टार्ट हुआ था। मई 2015 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, मई 2015 में। और ई शक्ति कार्यक्रम ये स्टार्ट हुआ है 15 मार्च 2015 को। 15 मार्च 2015 को ई शक्ति कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, किसके लिए, स्वयं सहायता समूह के डिजिटाइजेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि
में शामिल है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF, इकोनॉमिक सर्वे में आप लोगों ने पढ़ा होगा हमेशा, RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि। ठीक है, इसमें क्या शामिल नहीं है? ठीक है, ये क्या शामिल है ऐसा पूछा जा रहा है। ग्रामीण सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना, सौर ऊर्जा पंप सेट या कोविड-19 प्रबंधन। तो इसका ध्यान देंगे, इसमें चारों ऑप्शन सही है। पहले कोविड-19 का प्रबंधन नहीं था, लेकिन कोविड-19 के प्रबंधन में भी इस फंड का यूज किया गया है, इसलिए इसके चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन हेतु कितने प्रतिशत ब्याज दर पर सरकार ऋण उपलब्ध कराती है? 0%, 1%, 3% या 1 और 3%, दोनों सही है। तो इसका बता दूं मैं, मत्स्य पालन या फिर उद्यानिकी के लिए ऋण या फिर गौ पालन के लिए 0% ब्याज दर पर, गौ पालन नहीं, अल्पसंख्यक बोलते यहाँ पे अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण, और दूसरा याद रखना मत्स्य पालन, और तीसरा उद्यानिकी हेतु ऋण। ये तीनों में 0% ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। इसका सही आंसर है 0% ब्याज दर पर। लेकिन अगर गौ पालन की अगर बात करें तो 2 लाख तक की ऋण में 1% ब्याज लिया जाता है और 3 लाख तक के ऋण में 3% तक का ब्याज लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, गौ पालन में 2 लाख में 1% का ब्याज और 3 लाख में 3% का ब्याज लगता है। बाकी अल्पकालीन ऋण हो या मत्स्य पालन हेतु हो या उद्यानिकी हेतु ऋण हो, यहाँ पे 0% ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। एक चीज और याद रखना कि किस वर्ष से सरकार 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है। तो 2014 से सरकार जो है 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, 2014 से इसको याद रखना, 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है? 1333, 2058, 51, 2152 या फिर 2233? तो वर्तमान में याद रखना 2058 ये कितनी है? प्राथमिक कृषि साख समिति है। ठीक है, कितनी साख समिति है? 2058 वर्तमान में। 1333 हम लोग इसके पहले पढ़ते थे, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है बढ़कर? ये 2058 हो गई, तो इसको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ दिया गया है शक्कर कारखाना और दूसरी तरफ दिया गया है उसकी स्थापना वर्ष, तो इसको बना सकते हो, बहुत आसान प्रश्न है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। तो सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले बना भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना 2002-3 में। उसके बाद बना महामाया और दंतेश्वरी, दोनों 2009-10 में बना। तो दोनों का ऑप्शन क्या जाएगा? एक आ जाएगा, एक का 4 आ जाएगा। दोनों 2009-10 में बने थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो सबसे लेटेस्ट है वो 2016-17 में बना था। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ए का 2 आ जाएगा, बी का आ जाएगा आपका 1 और सी का आ जाएगा आपका 4 और डी का आ जाएगा आपका 3। ऑप्शन सी इसका सही विकल्प है। प्रदेश में कुल कितने कृषक परिवार है? 37 लाख, 40 लाख, 40.10 लाख या फिर 42.30 लाख? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40.10 लाख कृषक परिवार है। अगर ऐसा पूछा जाता है कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो दोनों चीजें यहाँ पे याद रख लेना। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से की जाती है? जलाशय, नहर, नलकूप, कुआं और तालाब? तो सबसे ज्यादा सिंचाई जलाशय, नहर से की जाती है। याद रखना यहाँ पे 52% जो सिंचाई है प्रदेश की वो जलाशय, नहर से की जाती है और नलकूप से 29% जो सिंचाई है वो की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जलाशय और नहर, इससे सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रतिशत कितना है?
तो वर्तमान में याद रखना सिंचाई का जो प्रतिशत है वो है 38.75%। कितना है? 38.75% अभी हाल छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रतिशत है। ठीक है, वर्तमान में कुल कितनी कृषि उपज मंडी और उपमंडियां हैं? तो ये भी याद रख लेना। आपके पास विकल्प है 65, 165, 69, 118, 68, 128 या फिर 67, 117। तो इसका सही उत्तर है 69 कृषि उपज मंडी है और 69 कृषि उपज उपमंडी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 69 और 118। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य कुल जल क्षेत्र में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मछली पालन हेतु प्रयोग किया जाता है? पहली बात तो ये याद रखना है कि राज्य में कितना जल क्षेत्र है, ठीक है, और उसमें से कितना जो है मछली पालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 1.999 लाख हेक्टेयर ये क्या है? कुल जल क्षेत्र है। इसमें से 1.961 लाख हेक्टेयर में क्या किया जाता है? मत्स्य पालन किया जाता है, जो कि कुल क्षेत्र का 98.09% है। कितना है? 98.09% है। क्या जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, शाकंभरी योजना संबंधित है किससे? कूप निर्माण से, पंप निर्माण से, चेक डैम से या फिर ए और बी दोनों से? तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही उत्तर हो जाएगा कूप निर्माण और पंप सेट दोनों। ठीक है, शाकंभरी योजना के तहत कूप निर्माण भी किया जाता है और पंप सेट भी स्थापित किया जाता है। पंप निर्माण नहीं है, पंप स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें की जाती है। यह योजना कब से स्टार्ट हुई है? 2005 से स्टार्ट हुई है शाकंभरी योजना, ये भी याद रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लघुत्तम सिंचाई योजना के अंतर्गत शासकीय व्यापार तालाब निर्माण हेतु कितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है? 20 हेक्टेयर, 30 हेक्टेयर, 40 हेक्टेयर या फिर 50 हेक्टेयर? लघुत्तम सिंचाई हेतु देखो तालाब निर्माण किया जाता है और इस तालाब निर्माण के लिए कितना क्षेत्रफल या कितना क्षेत्र एरिया डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट द्वारा? तो वो 40 हेक्टेयर एरिया में तालाब निर्माण किया जाएगा। इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसल क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही है? 10.28, 10.03, 9.89 या फिर 6.53? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9.89। फसल क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही है अभी हाल ही में 2022-23 की अगर बात करें तो 9.89 फसल क्षेत्र की भागीदारी। कृषि क्षेत्र, फसल क्षेत्र, इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। कृषि क्षेत्र की अगर भागीदारी पूछा जाएगा तो कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी है एग्रीकल्चर सेक्टर की? वो है 16.91%। और फसल क्षेत्र की अगर भागीदारी पूछेगा तो कितना है? 9.89%। राज्य पोषित जैविक खेती मिशन कब से संचालित की जा रही है? जैविक खेती को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है अभी केंद्र सरकार की अगर बात करें तो, और या फिर राज्य सरकार की बात करें तो पिछली सरकार ने भी जैविक खेती के लिए काफी ज्यादा कार्य किया था। तो राज्य पोषित जैविक खेती मिशन कब से संचालित है? तो ये 2014 से संचालित है भाई। कब से संचालित है? 2014 से। इसके अलावा जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक और योजना है, उसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना है, 2016 में स्टार्ट हुई है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, 2016 में शुरू हुआ है। और राज्य पोषित जैविक खेती मिशन कब से स्टार्ट हुई है? 2014 से स्टार्ट हुई है। निम्न में से कौन सी धान की किस्म नहीं है? ऑप्शन है जीरा फूल, काली गिलास, तुलसी मंजरी या फिर श्रीराम 303। तो इसमें जीरा फूल, काली गिलास और तुलसी मंजरी तीनों धान की किस्म है, जबकि जो लास्ट वाला ऑप्शन है श्रीराम 303 ये किसका किस्म है? ये गेहूं का किस्म है, गेहूं का किस्म है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से संचालित की जा रही है? 15-16, 16-17, 17-18 या फिर 18-19? तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? 2015-16 से। दो चीजें आप लोगों को एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका स्लोगन है,
2015-16 से स्टार्ट हुआ है। और एक पूछा जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो फसल बीमा योजना 2016 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फसल बीमा कब स्टार्ट हुआ है? 2016 में। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो 2015-16 याद रखना। छत्तीसगढ़ में कितने विकासखंड भूजल की दृष्टि से संकटपूर्ण श्रेणी में आते हैं? भूजल की दृष्टि से कितने विकासखंड संकटपूर्ण श्रेणी में आते हैं? टोटल कितने विकासखंड है? 146 विकासखंड है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, टोटल कितने ब्लॉक है? विकासखंड वो है 146। ठीक है, जिसमें सुरक्षित श्रेणी की अगर बात करें भूजल की दृष्टि से तो 122 विकासखंड है। आंशिक संकटपूर्ण अगर देखें तो वो है 22 आंशिक संकटपूर्ण में। संकटपूर्ण। और अगर हम लोग देखें संकटपूर्ण श्रेणी, संकटपूर्ण में वो कितने हैं? 2 विकासखंड। ठीक है, तो याद रख लेना, सुरक्षित श्रेणी में 122 विकासखंड, आंशिक संकटपूर्ण में 22 और संकटपूर्ण श्रेणी में 2 विकासखंड है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, असत्य युग्म की पहचान करना है। यहाँ पे अरपा भैंसाजार परियोजना में दिया गया है, एक तरफ दिया गया है परियोजना और दूसरी तरफ दिया गया है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, कितनी उसकी सिंचाई क्षमता है, सृजित सिंचाई क्षमता। 25,000 हेक्टेयर, राजीव समोदा का 28,000 हेक्टेयर, मिनी माता हसदो बांगो का 4,20,580 हेक्टेयर, खेलो परियोजना 22,810 हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर है जो असत्य युग्म है वो है राजीव समोदा का। राजीव समोदा का जो सिंचाई क्षमता है वो है 30,000 हेक्टेयर। 30,000 हेक्टेयर, तो इसको याद रख लेना आप लोग। अरपा भैंसाजार बिल्कुल सही, 25,000, राजीव समोदा का 30,000, मिनी मादा हसदो बांगो 420,580 और केलो का है 22,810 हेक्टेयर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न को करने का आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रही होगी और यहाँ से प्रश्न आप लोगों को ज़रूर एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई अभी अच्छे से चल रही होगी, रिवीजन आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। अभी जो समय है वो रिवीजन का है पूरी तरह से, अभी ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों को। एग्ज़ाम में लगभग 30 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, 30-32 दिन का। तो अच्छे से तैयारी करिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।